जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम अकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका एग्ज़ाम 10 तारीख से स्टार्ट होना है, जिसके अंदर कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। इस 10 मार्क्स के लिए जो है मैं सारा का सारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम में यानी कि टीसीएस ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, चाहे वो कांस्टेबल का, चाहे हेड कांस्टेबल का, चाहे वो एसआई का है, सारे के सारे एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। और ये प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन हैं जो डिफिकल्ट लेवल के हैं और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चन जो है मैं वो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी हैं। लगभग 100 प्लस जो है क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के जो बार बार आते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से डेड श्योर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन लो लेवल का मैंने इसके अंदर नहीं लिया है। लो लेवल वाले क्वेश्चन जो है मैं वो साथ के साथ आपको वर्बली मतलब मौखिक रूप से जो है आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर सारे के सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको दिल्ली पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय ना मतलब ख़राब ना करते हुए अपन जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पीडीएफ है। पीडीएफ के अंदर मैंने सारा का सारा जो जितना भी प्रीवियस ईयर के तो वो डाल रखे हैं। सारा का सारा कंटेंट जो है इसके अंदर है, आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। पहला क्वेश्चन भी अच्छे से आप कमेंट करते जाएं, बताते जाएं। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जितनी भी फुल फॉर्म है वो मैं आपको सारी की सारी प्रोवाइड करवा दूंगा, जितनी भी, क्योंकि फुल फॉर्म एक जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एसएमटीपी का जो फुल फॉर्म क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल मेल ट्रांसफ़र, सिंपल मेल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो है ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए आ जाएगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जो होता है वो नियमों का समूह होता है। इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए नियमों का समूह जो होता है वो प्रोटोकॉल होता है। और हर कंप्यूटर को एक अलग से इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल जो होता है वो नियमों का समूह होता है। इंटरनेट के लिए आईपी का प्रयोग किया गया है। और भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि एफटीपी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जैसे कि आपका टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जैसे कि आपका एचटीटीपी है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल जो हैं आपको याद रखने हैं। किसी भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्च इंजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन होता क्या है। तो भी मैं आपको बता देता हूँ सर्च इंजन क्या होता है। जो सर्च इंजन क्या होता है, जो वेब पेज से, जो वेब पेज से वेब पेज से सूचनाओं को खोज कर लाता है, सूचनाओं को लाता है, उसको क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। एक तो सर्च इंजन होता है जो सूचनाओं को लाने वाला होता है, एक होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वेब पेजों को खोज कर लाता है, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या खोज कर लाता है, सब चीज़ खोज के लाता है। जितनी भी मतलब आपकी चीज़, वो दस्तावेज है, वीडियो है, चित्र है, सारी की सारी चीज़ें जो है आपका सर्च इंजन जो है वो खोज के लाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भी, उपरोक्त सभी होगा। सर्च इंजन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है। याहू है, याहू एक सर्च इंजन है। AOL.com है, ये पहला सर्च इंजन था, इम्पोर्टेंट है। बिंग है, बिंग एक सर्च इंजन है। बेदू है, बेदू ये भी एक सर्च इंजन है। आस्क है, सर्च इंजन है। डक टक गो है, नेटस्केप है। ये सारी इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं कौन सा सर्च इंजन है कौन सा नहीं है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो सर्च इंजन सभी जानकारी, सभी सूचनाओं को खोज कर लाता है, चाहे वो दस्तावेज की हैं, चाहे वीडियो हैं, चाहे वो चित्र हैं, इमेज है, कुछ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक जो है आउटगोइंग ईमेल की के अंत में स्वचालित रूप से जोड़ा गया टेक्स्ट के एक ब्लॉक को क्या कहा जाता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईमेल से क्वेश्चन है। आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर, जब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ईमेल से क्वेश्चन है, ईमेल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल की खोज जो है 1972 में की गई थी। सर मतलब जो है टॉमलिंसन जो थे, री टॉमलिंसन जो थे, टॉमलिंसन
इन्होंने जो है आपके ईमेल की खोज की थी। यह कंप्यूटर द्वारा भेजा गया पत्र है, या फिर आप कह सकते हो ई पत्र जो है उसको क्या कहते हैं, अपन ईमेल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा। ईमेल के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि ईमेल में मेल को सेंड करना जो है वो कंपोज कहलाता है, सेंड करना नहीं कहलाता, कंपोज कहलाता है। ठीक है, इसके इनबॉक्स जो होता है, इनबॉक्स के अंदर जो भी मैसेज आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं। ठीक है, स्पैम होता है, जो भी मतलब जिस भी मतलब मेल की कोई भी पहचान नहीं होती है, मतलब बिन बुलाए मेहमान होते हैं, बिन बुलाए मेहमान होते हैं, बिना पहचान के होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्पैम बोलते हैं। और भी आपको ड्राफ्ट पता होना चाहिए। ड्राफ्ट क्या होता है इसके अंदर, तो ड्राफ्ट क्या होता है, जब कभी हम कुछ चीज़ लिख कर छोड़ देते हैं ना और वो भेजते नहीं, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन जो है वो क्या है वो चीज़ देखेंगे। एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में लास्ट में क्या लगता है, तो लास्ट में जब आप देखोगे नीचे एक ब्लॉक मिलेगा ईमेल के नीचे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्नेचर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सिग्नेचर होगा। अटैचमेंट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अटैचमेंट क्या होती है भाई, ईमेल के साथ जो फाइल भेजी जाती है, ईमेल के साथ जो फाइल जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन अटैचमेंट कहते हैं। इस सभी का आपको पता होना चाहिए। एनक्रिप्शन का भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी फाइल को एनकोड करना है, वो जो है इंस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन का तो आपको सभी को पता ही है, सारा डिस्क्रिप्शन होता है, सारा विवरण जो होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है। इनक्रिप्शन को पता याद रखना, किसी भी फाइल को क्या करना भी, अनकोड करना। ठीक है, क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सिग्नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भी। वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूरा पढ़े इसका आंसर दें जल्दी। वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज कौन सी है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ www के बारे में। www जो है वो क्या है, देखिए www वर्ल्ड वाइड वेब है। www जिसकी खोज 1989 में की थी। किसने की थी भी, जो इसकी जो है खोज जो है वो ली ने की थी। किसने की थी, ली ने की थी। आपको लास्ट में जो है नाम जो है ली जो है वो याद रखना है। पूरा नाम जो है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ। टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। आपको केवल ली याद रखना है कि ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, मतलब विश्व में इसको जो है वर्ल्ड वाइड किया था। ठीक है, आजकल www एक W और यूज़ किया जाता है यहाँ पर। फोर्थ W जो है वो वॉर्म के लिए है। किसके लिए है, वॉर्म्स के लिए है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो www की खोज 1989 में टिम बर्नर्स ली ने की थी। इसका क्वेश्चन आपको आंसर करना है। तो हाइपरमीडिया पर प्रकाशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म में सारी की सारी आपको डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। टेलीग्राम चैनल पर सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल उत्तम अकेडमी के नाम से है, इस पर डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। ये PDF भी डाल दूंगा। ठीक है, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेबसाइटों का पता लगाने, उन्हें अनुक्रमित करने के लिए वेब यात्रा करता है। मतलब क्या है, सर्च इंजनों का पता लगाने के लिए उसके साथ यात्रा करता है। मैं सर्च इंजन के बारे में आपको सारी बातें बता चुका हूँ। सर्च इंजन वे होते हैं जो वेब पेजों को खोज कर लाते हैं। तो वेब पेजों को खोज कर लाने वाले जो होते हैं उनके साथ साथ क्या करता है, वेब में यात्रा करता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहला ही आंसर है स्पाइडर, तो उसको स्पाइडर ही कहते हैं, जो मतलब किसके साथ यात्रा करता है, वेब पेजों के साथ यात्रा करता है। इसका राइट आंसर तो ये हो गया। पेंगुइन एक जो है पक्षी है, ये हो नहीं सकता। बग का आपको पता होना चाहिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि जो है वो क्या कहलाती है, त्रुटि जो होती है बग कहलाती है। त्रुटि क्या कहलाती है, बग कहलाती है। पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपकी क्या भी पाइथन है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील है। परिवर्तन का मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो आपको आंसर देना है कौन सी मेमोरी जो है वोलेटाइल है, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर, बिजली जाने पर क्या हो जाए, बिजली जाने पर ख़त्म हो जाए भी, उसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं तो आपको याद करने के लिए आप रैम और रोम में जो है कंफ्यूज रहते हो हमेशा। रैम और रोम
ये सेकेंडरी मेमोरी है, हम सभी को पता है। सॉरी, सेकेंडरी में इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, दोनों के दोनों। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें एक तो ऐसी है जो बिजली जाने के बाद खत्म हो जाती है, एक ऐसी है जो हमेशा के लिए रहती है, ठीक है। आप अपने फ़ोन की रैम और रोम को चेक कर सकते हो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो भगवान श्री राम, ऐसे याद रखो, भगवान श्री राम एक जगह पे नहीं रहते, वो मतलब स्थायी नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जाते रहते हैं। तो रैम जो है एक परिवर्तनशील मेमोरी है, इसका राइट आंसर जो होगा वो भगवान श्री राम होगा, ठीक है। रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको पता होना चाहिए। पी रोम और ई पी रोम जो है ये रोम की टाइप है, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये किस प्रकार की मेमोरी है? दोनों के दोनों अगर आपसे पूछे तो ये प्राइमरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, या फिर इनको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मुख्य मेमोरी भी कौन सी है? यही है, कौन सी भी? रैम एंड रोम, दो ही होती हैं, ठीक है। तीन प्रकार की मेमोरी होती हैं अपने पास। एक तो होती है इंटरनल मेमोरी, एक कैसी होती है? इंटरनल। दूसरी होती है प्राइमरी, प्राइमरी जिसको मुख्य मेन कहते हैं, और तीसरी होती है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी इंटरनल के अंदर आते हैं रजिस्टर और आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर रैम और रोम आते हैं, और सेकेंडरी के अंदर जो भी बाहर से आप लगाते हो, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क वगैरह जितनी भी हैं वो सेकेंडरी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ईमेल हेडर के बारे में पूछ रखा है। तो मेल का आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। मैं ईमेल के बारे में बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं ईमेल के बारे में। 1972 में रे टॉमलिंसन ने इसकी खोज की थी, इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप मेल को अच्छे से देखोगे तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो इसने पूछ रखा है कौन सी नहीं मिलती। तो इसमें देखिए टू बिल्कुल होता है, भी बिल्कुल होता है। टू क्या होता है? जिसके पास आपने मेल भेजा है वो टू है, ठीक है। जिसके पास भी आपने मेल भेजा है वो कौन भी? टू है। यानी कि प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता, रिसीवर, प्राप्तकर्ता, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है? जो आप भेज रहे हो, आप भेज रहे हो तो वो कौन अभी? फ्रॉम है। आप भेज रहे हो तो फ्रॉम, टू प्राप्तकर्ता जो मेल को रिसीव करता है। सेव का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, अभी सेव का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। सीसी कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी ये ऑप्शन होता है कार्बन कॉपी का। और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है मतलब बी नहीं होता। तो जहाँ कहीं भी दो नहीं है यानी कि चार जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भी। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, पूरी मेल ईमेल को आप अच्छे से करना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को संरेखित यानी कि अंडरलाइन करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से, एक बात को बता देता हूँ कि एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस से आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 3 क्वेश्चन डेड श्योर देखने को मिलेंगे। मैंने वीडियो डाल रखी है पूरी की पूरी एमएस ऑफिस की, वो आप अच्छे से देख लें। आपकी गारंटी 2 क्वेश्चन आपके 100% हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो एमएस ऑफिस जो है आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था भी। माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस को 1987 में बनाया था, 1987-88 कर लेना। इस टाइम पे एमएस ऑफिस की खोज हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने की थी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसको बिल गेट्स ने बनाया था वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एमएस ऑफिस बनाया था। ऑफिस नाम इसलिए रखा था क्योंकि सारे ऑफिशियल काम जो है, ऑफिशियल फंक्शन जो है इसी से किए जाते हैं। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसने एमएस वर्ड की पूछ रखी है। वर्ड के अंदर अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है अंडरलाइन करने के लिए यू है, अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। आर के लिए क्या किया जाता है? अभी किसी भी टेक्स्ट के राइट में जाने के लिए, टेक्स्ट के राइट में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ई का प्रयोग टेक्स्ट के मतलब मिड में जाने के लिए, बीच में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ई का। मतलब आप कुछ भी लिख रहे हो, पूरा का पूरा लिख रहे हो, अगर आपको राइट में जाना है तो कंट्रोल प्लस में आर, अगर आपको लेफ्ट में जाना है कंट्रोल प्लस में एल, अगर आपको बीच में जाना है कंट्रोल प्लस में ई का प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके अंदर एक बच गया कंट्रोल प्लस में जे। इसका प्रयोग क्या है? स्क्रीन को सही करने के लिए, मतलब स्क्रीन को, पूरी स्क्रीन है उसको सही करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस में जे का प्रयोग किया जाता है। ये सारी की सारी फंक्शन जो की जो है ये शॉर्टकट की मैं आपको डाल दूंगा, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI जो है वो किस प्रकार कार्य करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी आप आंसर करें, ठीक है। तो GUI की फुल फॉर्म इसने बता दी है। तो देखिए GUI में क्या क्या होता है? विंडोज, आइकॉन्स, ग्राफ्स,
ठीक है। तो आइकॉन होते हैं, विंडो होते हैं, लेकिन ग्राफ्स नहीं होते, तो ये आंसर नहीं होगा। मेन्यूज, आइकॉन और पिक्चर्स, तो पिक्चर्स इसके अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो होगा विंडोज, आइकॉन्स एंड मेन्यूज, इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है भाई। तो इसको आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। MS एक्सेल में ये चिन्ह जो होता है वो किसका होता है? ये चिन्ह होता है सिग्मा का। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये किसका भी, सिग्मा। सिग्मा चिन्ह के बारे में पूछ रखा है कि सिग्मा चिन्ह जो है किसको प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे सबसे बड़ा या इसके बराबर, तो सबसे बड़ा या इसके बराबर, अधिक या बराबर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये और ये दो मतलब ये चिन्ह जो है तो ये सबसे बड़ा या बराबर के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे कम या बराबर के लिए ये चिन्ह और ये इसका प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। सौते योग के लिए बिल्कुल ठीक है भी, तो जो सिग्मा जो है वो सौते योग के लिए मतलब जो है इसका प्रयोग जो है ऑटो सम के लिए किया जाता है, ऑटो सम के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। तो इसको आपको याद रखना है। और एक और सिंबल होता है MS एक्सेल के अंदर ऐसे, अगर ये सिंबल है दोनों, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बराबर नहीं के लिए किया जाता है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बराबर नहीं है, ठीक है। अधिक या बराबर है तो ये, कम या बराबर है तो ये, सवतः मतलब योग जो ऑटो सम के लिए जो है आपको किसका प्रयोग करना है? सिग्मा का प्रयोग करना है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर एक खालिस्तान के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो किसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता? भी सिंपल सी बात है। अगर कंप्यूटर के पास चिप नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भी, वो मेमोरी स्टोर नहीं करेगा। मेमोरी नहीं होगा तो स्टोर नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं निकालेगा। लेकिन अगर प्रोग्राम ही नहीं होगा, अगर कंप्यूटर के पास क्या नहीं होगा? प्रोग्राम ही नहीं होगा, ये राइट आंसर होगा। अगर प्रोग्राम ही नहीं होगा तो किस प्रकार से कार्य कर पाएगा? तो वो कार्य ही नहीं कर पाएगा। तो प्रोग्राम इसके पास होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम जो होता है वो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन का समूह जो होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम का समूह, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो है, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ये आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात है, एंटीवायरस है तो मतलब वायरस को ख़त्म करने के लिए। वायरस को ख़त्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायरस को ख़त्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस का। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है। ये दोनों के दोनों प्रोग्राम होते हैं, दोनों के दोनों प्रोग्राम होते हैं, जो एक खराब होता है और एक ठीक होता है। वायरस जो होता है क्या करता है? किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट को ख़त्म कर देगा, इरेज कर देगा, डैमेज कर देगा, कुछ भी कर सकता है वायरस, ठीक है। तो ये वायरस होता है। तो वायरस से सुरक्षा करने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वायरस कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक वायरस मैं आपको बता रहा हूँ, क्रीपर। ये इंपॉर्टेंट वायरस है, फर्स्ट वायरस था, ये पहला वायरस था इंपॉर्टेंट। सी ब्रेन, ये भी एक वायरस है, कई बार पूछ लेता है कौन सा वायरस है कौन सा नहीं है। डार्क एवेंजर, ये भी एक जो है वायरस है। ब्लडी भी एक वायरस है। और एक आई लव यू भी एक वायरस होता है अभी, ठीक है। तो कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। एंटीवायरस याद रखना, एक एवेस्ट इंपॉर्टेंट एंटीवायरस है भाई। आपसे पूछ सकता है कि एक मुख्य एंटीवायरस कौन सा है, तो एवेस्ट है। क्लियर भी? यहाँ तक मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ। एक एक्सेल स्प्रेडशीट किस में मदद करती है? अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल स्प्रेडशीट जो है वो किस में मदद करती है? तो देखिए, डेटा की छटाई करने में, डेटा को आसानी में व्यवस्थित करने में। तो देखिए, स्प्रेडशीट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस का MS एक्सेल जो है उसका काम क्या होता है अभी? स्प्रेडशीट बनाना होता है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? कॉलम है, ऊपर से नीचे और रो है, और ये जो सेल बनती है इनके अंदर जो मतलब डेटा कंडक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं MS एक्सेल, ठीक है। स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको। और स्प्रेडशीट में हम डेटा से संबंधित सभी चीज़ें रख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो आपको सभी का फाइल एक्सटेंशन पता होना चाहिए। जैसे कि MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS वर्ड का जो है .doc है, लेकिन ये 2007 से पहले था। 2007 के बाद .docx लग गया, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर 2007 के
बाद। ठीक है, ये एम एस वर्ड का है, आप आंसर कर दे भी एम एस एक्सेल का। एम एस एक्सेल का मैं बता देता हूँ, एम एस एक्सेल जो है .xlsx है। ठीक है, .xlx है, ये 2007 के बाद है। अगर कोई पूछे x का मतलब क्या है, तो x का मतलब XML है। x का मतलब XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद एक बचता अपने पास पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का .pptx है, .pptx है। इन सभी के एक्सटेंशन जो है आपको पता होना चाहिए, कभी भी किसी की भी एक्सटेंशन आपसे पूछ ली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इंटरनेट कनेक्शन की गति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। जब तक मैं कुछ गतियों के बारे में बता देता हूँ, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीयू की गति क्या है, सीपीयू की गति पूछी जाती है। तो सीपीयू की गति जो है गीगा हर्ट्ज है, गीगा हर्ट्ज है। ठीक है, कई बार पूछी जाती है मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है, स्क्रीन जो होती है, मॉनिटर की गति क्या है, तो मॉनिटर की स्पीड जो है वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। नॉर्मल कंप्यूटर की गति क्या होती है, नॉर्मल कोई भी कंप्यूटर है उसकी गति क्या होती है, तो नॉर्मल कंप्यूटर की MIPS में मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये फ्लॉप्स में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, इसमें मापी जाती है। और इंटरनेट की गति जो है वो GPPS में मापी जाती है, गीगाबाइट पर सेकंड जो होता है, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको इसका आंसर कर देना है। इसके साथ मैंने 4-5 क्वेश्चन और बताए हैं, उनके भी आंसर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। कैप्चा क्या है। देखिए, आप सभी ने नॉर्मली इसको देखा होगा कभी ना कभी, हालांकि ध्यान नहीं दिया होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कैप्चा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार जब हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो लास्ट में एक मतलब कोड आता है जिसको आपको फिल करना होता है। ठीक है, जैसे ऐसे आ गया 1 2 ZY 3, मतलब कुछ भी आ सकता है, कैप्चा फिल करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, कैप्चा क्यों दिया जाता है, क्योंकि कैप्चा से ये पहचान होती है कि ये जो काम कर रहा है ये कोई अलग से प्रोग्राम तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, कोई व्यक्ति है या नहीं है, मतलब मानव है या नहीं है, इस चीज़ की पहचान करता है। कोई और तो कार्य नहीं कर रहा है, कोई वायरस वगैरह तो कार्य नहीं कर रहा है, इस चीज़ की पहचान की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन होगा भी, ये होगा। तो ठीक है भी, तो आपको कैप्चा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सुरक्षा और व्यक्तिगत संकट नहीं है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल संकट नहीं है। देखिए, स्पैम, वायरस, हैकर्स, इनमें से सभी। ठीक है भाई, तो देखिए हैकर्स तो भी सिंपल सी बात है, आपकी पर्सनल डिटेल्स को चोरी कर लेंगे। हैकर्स कौन होते हैं, जो पर्सनल डिटेल्स को चोरी करते हैं, चोर। नॉर्मली चोर मैं कह सकता हूँ हैकर्स होते हैं। हैकर्स आपको याद रखना है 3-4 टाइप के होते हैं। एक ब्लैक हैट होता है जो पर्सनल डिटेल को चोरी करता है, एक वाइट हैट होता है जो चोरी करने से बचाता है, एक ग्रे हैट होता है जो ब्लैक और वाइट दोनों का मिसलेनियस होता है, एक रेड हैट होता है जो ब्लैक हैट को ख़त्म करता है। ठीक है, तो इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। वायरस एक प्रोग्राम होता है, ये भी खराब होता है अपने लिए। स्पैम ये खराब नहीं होता भी। स्पैम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। स्पैम क्या होता है, एक बिना पहचान का मेल होता है, बिना पहचान का मेल जो होता है, मेल ईमेल जो होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो स्पैम क्या होता है भी, बिना पहचान का, बिना मतलब इसको बिन बुलाए मेहमान भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार अपन मेल करते हैं और वो इनबॉक्स में नहीं मिलता हमें, क्यों, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाती और वो किस में चला जाता है, स्पैम में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी मतलब चौथी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट कर दें, जब तक मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर की अब तक 5 जनरेशन आई हैं। कितनी आई हैं, 5 जनरेशन आई हैं। फर्स्ट जनरेशन जो थी, पहली जनरेशन जो थी, वो लगभग कई बुक में कुछ दिया मिलता है, जनरेशन में वेरिएशन है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1946 से 1953 तक पहली जनरेशन मानी जाती है, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। दूसरी जनरेशन जो है, सेकंड जनरेशन जो है, 1954 से 63 तक मानी जाती है, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और उसके साथ असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन जो है वो 64 से 71 तक मानी जाती है। ठीक है, 71 तक। इसमें IC चिप का प्रयोग किया गया था और आई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन जो है वो 71 से 89 तक मानी जाती है और इसके अंदर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था और क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज मतलब जैसा बेस वैसी
भाषा, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन के बारे में, मतलब आज की जनरेशन जो है, वर्तमान में जो जनरेशन चली हुई है, अगर आपसे पूछे कौन सी जनरेशन चली हुई है तो फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है, ULSIC का, लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज में SQL इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में प्रयोग की गई थी, ठीक है। असेंबली भाषा सेकंड जनरेशन में प्रयोग की गई थी। उच्च स्तरीय भाषा 3 जनरेशनों में, मशीनी भाषा जो है वो फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग की गई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है भाई। क्यूरी लैंग्वेज जो है फोर्थ में प्रयोग की गई थी। फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग की गई थी लैंग्वेज, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ। MS वर्ड जो होता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन जो होता है .doc होता है, और 2007 के बाद .docx हो गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा अभी? 2 होगा। राइट आंसर क्या होगा अभी? 2 होगा। सभी का आपको एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। MS वर्ड की .docx है, MS एक्सेल की जो है XLSX है, MS पावर पॉइंट की .pptx है। इन सभी की आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसने सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा है। अच्छा जो है क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। देखिए, कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, एक हार्डवेयर है। मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीज़ होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको अपन छू नहीं सकते, एक सिंपल भाषा में याद रखो, जिसको छू नहीं सकते। मेनली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं, और इनको अपन छू नहीं सकते। जिनको छू सकते हैं वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। तो जो भी बाहर से लगी हुई डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी आपकी हार्डवेयर होती हैं। इसने सॉफ्टवेयर पूछा है, तो MS ऑफिस जो है एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछ ले तो MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाहर से जो है इसको अटैच किया जाता है। राइट आंसर जो होगा MS ऑफिस होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम से, देखिए, पोर्टेबल बिल्कुल होता भी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से, मतलब इसको पोर्ट कर सकते हैं अपन, USB के थ्रू पोर्ट कर सकते हैं। GUI होते हैं, बिल्कुल ग्राफिकल होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मल्टीटास्किंग होते हैं, बिल्कुल भी, बहुत से लोग इसको, मतलब बहुत से काम एक साथ इसके ऊपर हो सकते हैं। ओपन सोर्स होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ओपन सोर्स कभी भी नहीं होते। देखिए, विंडो कभी भी, कोई भी विंडो आज तक ऐसी नहीं आई है कि वो फ्री हो, यानी कि बिना अनुमति के किसी एक्सेस अपन कर सकें। बिना अनुमति के एक्सेस हो जाए भी। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब सभी के लिए फ्री, बिना अनुमति के कोई एक्सेस कर ले। तो ऐसा कभी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं होता है। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा चक्कर एक निर्देश को फेच करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को फेच करता है और निष्पादन मतलब एग्जीक्यूट करता है, यानी कि फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग क्या कहलाता है? ठीक है भाई, देखिए, क्लॉक चक्कर नहीं कहलाता, ट्राई चक्कर नहीं कहलाता, इंफॉर्मेशन सर्कल बिल्कुल ठीक है भाई। निर्देश को मतलब फैच करना और एग्जीक्यूट करना, तो इंफॉर्मेशन ही होगा भाई। इंफॉर्मेशन को स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो निर्देश चक्कर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक MS एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? देखिए, सम बिल्कुल होता भी, सम किया जाता है। काउंट बिल्कुल काउंट करते हैं भी हम, काउंट होता भी, टेक्स्ट का काउंट जो होता है वो होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता भी। MS एक्सेल में सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं होता। काउंटा का भी ऑप्शन होता है, काउंट का भी होता है, सम का भी होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल नहीं होता, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सब्सट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। MS वर्ड टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो MS वर्ड टेबल के बारे में आपको पूछ रखा है, इसका आंसर अपन को करना है। एक स्तंभ की 2 से अधिक लगातार कोशिकाओं, मतलब सेल्स। देखिए, सेल क्या होती हैं? MS वर्ड सेल क्या होती हैं? देखिए, जब ये जो होती हैं अपनी कॉलम होते हैं, और ये जो होती हैं आपकी रो होती हैं, लेफ्ट टू राइट चलती हैं, और ये बीच में बढ़ने वाले जो हैं ये आपकी सेल कहलाती है, ठीक है। इसने पूछ रखा है, सेल के बारे में पूछ रखा है, कौन सा कथन मतलब असत्य है? देखिए, एक स्तंभ को 2 या 2 से अधिक मतलब मिलाया जा सकता है, मतलब 2 स्तंभ को यहाँ से इनको क्या किया जा सकता है? मिलाया जा सकता है, बिल्कुल एक किया जा सकता है।
पंक्तियों को मिलाया जा सकता है, बिल्कुल मिलाया जा सकता है। इसको और इसको एक किया जा सकता है। एक पंक्ति और स्तंभ की मतलब जो रो और कॉलम की वैकल्पिक सेल का विलय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी वैकल्पिक सेल का विलय कभी भी नहीं किया जा सकता, वैकल्पिक नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक तालिका की पहली और अंतिम यानी कि ये और ये, इनको नहीं मिलाया जा सकता। कैसे मिलाओगे भी, बीच में बहुत सी हैं तो इसको और इसको, इनको नहीं मिलाया जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट के ऊपर चले आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो क्या है देखते हैं। कर्सर के बाई ओर के वर्ण को कौन सी कुंजी हटाती है? भाई बाई वर्ण, एक बात याद रखना, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर देते हैं। मैं यहीं पर बता देता हूँ। दो टाइप के हैं, देखिए। एक इसने पूछा है बाई इस साइड से, एक होता है दाई इस साइड से, ठीक है। तो बाई वर्ण से पूछा है इस साइड से, तो इस साइड से जो हटाती है उसको बैक स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक स्पेस बोलते हैं। और जो दाई से हटाती है उसको डिलीट बोलते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को आप अच्छे से याद रखना, डिलीट और बैक स्पेस को गलत मत कर देना, ठीक है। तो इसने कौन सा पूछा है? इसने बाई ओर से पूछा, तो बाई और बैक स्पेस होगा, ठीक है। दाई ओर से पूछता तो डिलीट होता। ओम का मतलब होता है ओम पे जाना, एंड का मतलब होता है एंड करना। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हैं। एक यंत्र होता है जो एक डिवाइस है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने, सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करने और दोबारा से डिमोड्यूलेट करने, यानी कि जिसका काम मॉड्यूलेटर एंड डिमोड्यूलेटर का है। यानी कि मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर का मतलब क्या होता है? दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल, दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है मॉड्यूलेट का मतलब होता है एनालॉग को डिजिटल में बदलना, एक होता है डीमोड्यूलेट, डिजिटल को एनालॉग में बदलना। ये दोनों प्रोसेस कहाँ पर होते हैं? इस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं मोडम। क्या बोलते हैं? मोडम बोलते हैं। एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है मोडम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मोडम जो है एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई? मोडम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल से। देखिए ईमेल एड्रेस कैसे बनता है, जैसे कि अगर मैं बताऊं ईमेल एड्रेस को नॉर्मली आपने बनाया भी होगा। जैसे कि आप स्टार्ट करते हो कोई भी ईमेल एड्रेस मैं जैसे बना सकता हूं भी। मैंने बना दिया उत्तम चौहान। यहाँ पर मतलब कलर जो है चेंज कर लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, उत्तम चौहान। उसके बाद मैंने यहाँ पर 17 कर दिया, उसके बाद @ फिर कर दिया gmail.com। ये होता है ईमेल एड्रेस, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। इसको अपन कैपिटल भी कर सकते हैं, कहीं पर आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। दो बात याद रखना, स्पेस कहीं पर नहीं छोड़ना है, स्पेस कहीं पर भी नहीं आएगा। कैपिटल कर सकते हैं, सारा कैपिटल हो सकता है, सारा स्मॉल हो सकता है, ठीक है। बीच में @ आएगा। इसका ये वाला पोर्शन होता है @ से पहले वाला पोर्शन जो होता है, जो @ से पहले होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन यूज़र नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूज़र नेम। ये होता है यूज़र नेम। और बाद वाला पोर्शन जो होता है @ के बाद वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये बात याद रखनी है, ये 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसने क्या कहा है, क्या शामिल नहीं है? उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन नेम आता है, उपयोगकर्ता के बाद डोमेन नेम आता है। क्या शामिल है? बिल्कुल ठीक है भाई, यही आता है, ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। डोमेन नेम के बाद उपयोगकर्ता का नहीं आता, पोस्टल एड्रेस के बाद, ये बिल्कुल ठीक है भाई। इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। ये बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। वीडियो ग्राफिक्स एरा VGA, जिसमें मतलब रंगीन कलर्ड रेखा चित्र जो होते हैं वो दिखते हैं, को प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? मतलब कंपनी का नाम पूछा है, VGA। देखिए कंप्यूटर के जगत में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली कंपनी है IBM कंपनी। आप सभी को पता है IBM कंपनी के बारे में। याद रखना इस IBM कंपनी के बारे में जो है, इसको अच्छे से जो है आपको नोट डाउन कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, IBM कंपनी जो है कंप्यूटर जगत में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना जो है 1976 में USA के कैलिफोर्निया में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। लगभग सारी बहुत सी मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसने बना रखे हैं? IBM ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर IBM होगा। एक माइक्रोसॉफ्ट को भी याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण जो है 1975 में बिल गेट्स, इसको तो सभी भी जानते होंगे, वह
पोल, इन दोनों ने मिलके जो है, बिल गेट्स और पोल ने इन दोनों मिलके किसका जो है निर्माण किया था, इन दोनों ने IBM सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का निर्माण किया था। ठीक है भाई, तो इन दोनों कंपनियों को याद रखना, इसका राइट आंसर जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए भी, छोटी दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी क्या कहलाती है? तो छोटी दूरी की मतलब कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी क्या कहलाती है? तो भाई सिंपल सी बात है, नॉर्मली अपन जो पैन, उदाहरण इसका पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं। नॉर्मली हम थोड़ी एरिया में जो है इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ब्लूटूथ होगा, यानी कि सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा भाई? सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डाटा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? डाटा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई पूछिए। देखिए सबसे छोटी पूछता ना, छोटी, तो छोटी होती बिट। छोटी क्या होती? बिट। 0 और 1 मिलके बिट बनाते हैं। ठीक है, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, ये बात आप याद रखना। 4 बिट मिलके एक निब्बल बनाते हैं, ये भी बात आप याद रखना। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बिट निब्बल वगैरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1024 बाइट मिलकर केबी बनाते हैं, 1 किलो बाइट बनाते हैं। 1024 केबी मिलकर 1 MB बनाते हैं, मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं। इसी प्रकार GB मिलकर TB वगैरह, टेराबाइट वगैरह बाइट, ये सारी जो है चलती रहती है। ठीक है, ये होती हैं छोटी, मतलब यूनिट होती हैं। ठीक है, अब इनको स्टोरेज करने की सबसे बड़ी संग्रहण क्षमता पूछी भी इसने। ठीक है, संग्रहण क्षमता पूछी है, मैं यूनिट बताने लगे इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टोर कर सकती है? तो हार्ड डिस्क जो है सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकती है। देखिए मैग्नेटिक डिवाइस है ये, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर जो है मैग्नेट के अंदर जो है वृत्ताकार जो है सर्कल बने होते हैं, जिसके अंदर जो है आपकी मेमोरी स्टोर की जाती है। इसको सी ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी ड्राइव जो है इसका दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क है जो प्लास्टिक की बनी होती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, इनमें से कौन सा MS वर्ड 2010 में पेज बॉर्डर की सेटिंग नहीं है? देखिए आपने सभी को पता होगा, जैसे कि ये पेज है, इस पेज की ये बॉर्डर है। ठीक है, इस बॉर्डर को आपको बोल्ड करना है, कलर देना है, या कुछ भी काम करना है। ठीक है, तो MS वर्ड में कौन सी सेटिंग नहीं होती है, ये इसने पूछा है। बॉक्स होता है, बिल्कुल बॉक्स आप कर सकते हो। 3D आप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। पिक्लियर एंड शेडो भी आप कर सकते हो। इसका राइट आंसर जो है पिक्लियर आएगा। ठीक है, पिक्लियर जो होता, ये बात आप याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में TCS के द्वारा जो है SSC की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। हो सकता है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट्स को इसका पता होगा कि एक MS एक्सेल सीट पर काम करते समय एक सेल में, सेल क्या होता है भाई? जब हम ऐसे करके ये कॉलम और ये रो बनाते हैं और बीच में जो ये बनती है इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तो एक सेल में किसी सूत्र को अगर फॉर्मूले को लिखना है तो सूत्र से पहले क्या लगाना जरूरी है? तो भाई सूत्र की शुरुआत जो है किससे करनी जरूरी है? ये जो आपका इक्वल टू का साइन जो होता है, इससे जो है सूत्र की शुरुआत होगी। तो बी आंसर होगा, बी यानी कि इक्वल टू यानी कि बी, 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए। नेक्स्ट भी MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब मेन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर होते हैं और मुख्य कार्य करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेकेंडरी मतलब बाहर से लगे होते हैं और मतलब सेकेंडरी कार्य करते हैं। मुख्य कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकेंडरी कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस, MS एक्सेल, मतलब पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ आती हैं। ठीक है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो मुख्य सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं चलाने के लिए, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, कुछ फंक्शनल करते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन 1-2 ही आया। मैंने कोशिश की है कि आसान क्वेश्चन एक भी ना डालें।
ताकि एक लेवल का जो है आपको मतलब लेवल के क्वेश्चन मैं करवा पाऊँ, क्योंकि आसान क्वेश्चन आपको आते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, ज़्यादा समय मैं इसके अंदर नहीं दूंगा। रीड ओनली मेमोरी जो है कहीं पर भी इसको दिख रहा हो उसको आंसर कर लेना। रीड ओनली मेमोरी सी आंसर रहेगा। रीड ऑफ मेमोरी भी, रीड ओनली मेमोरी ये आंसर रहेगा अभी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी अच्छे से चेक कर लेना अभी, इसको गलत मत कर देना। नेक्स्ट भी डीएनएस का संबंध किससे है, तो भी डीएनएस बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन, गलत मत कर देना। इसकी जो फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब आप कहोगे सर ये होता कहाँ पर, फुल फॉर्म से काम नहीं चलेगा, आप ये बता दो होता कहाँ पर है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेट नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो संसाधन प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए डीएनएम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखना। तो डोमेन नेम सिस्टम जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MS एक्सेल 2007 में दिनांक स्वरूप को मतलब किसके अंदर देखा जा सकता है, तो दिनांक मतलब डेट जो होती है, डेट कहाँ पर दिखेगी, ये बात इसने क्वेश्चन पूछा। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है, आप इसका कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। देखिए व्यू टैब में नहीं देखी जाएगी, इंसर्ट टैब में भी नहीं देखी जाएगी, रिव्यू में भी नहीं देखी जाएगी। होम टैब जो है, शुरुआत का होम टैब जो है आप खोल के देख लेना। देखिए MS ऑफिस को करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। MS ऑफिस को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप MS वर्ड डाउनलोड कीजिए। वर्ड को डाउनलोड करने के बाद उसके एक एक ऑप्शन को खोल के देखिए। होम में क्या क्या है, इंसर्ट में क्या क्या है, पेज लेआउट में क्या क्या है, रिव्यू में क्या क्या है, व्यू में क्या क्या है, ठीक है। सेम ऐसे ही MS एक्सेल को खोलिए एक बार और हर एक चीज़ को चेक कीजिए। खुद करोगे आप, प्रैक्टिकल करोगे, आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेंगी और आप एक भी रट्टा नहीं मारोगे और एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लू रे डिस्क, सभी को पता है ब्लू रे डिस्क आजकल तो प्रचलित है ये और क्वेश्चन आना लाजमी है। ब्लू रे डिस्क जो है एक जो है ऑप्टिकल मेमोरी डिस्क है। क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। ऑप्टिकल मेमोरी है जो आजकल कहाँ पर भी फिल्म वगैरह जो बनाई जाती हैं, जो ग्राफिक्स फिल्म जो होती हैं, फिल्म मूवी वगैरह बनाने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जा रहा है, तो ब्लू रे मेमोरी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये डेटा को स्टोर करने की मतलब एक डिवाइस है। तो जहाँ कहीं भी सी आंसर इसका सी इसका राइट आंसर होगा। डेटा संग्रहण प्रणाली जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्लू रे लेटेस्ट मेमोरी है, सबसे नवीनतम मेमोरी कौन सी है, ब्लू रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में एप्लेट शब्द, अच्छा क्वेश्चन है। एप्लेट शब्द का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एप्लेट शब्द प्रयोग कहाँ पर किया गया। देखिए इंटरनेट पर चलने वाली एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम था जावा। जेम्स गोसलिंग ने जावा भाषा को 1995 में जेम्स गोसलिंग ने बनाया था। अभी गोसलिंग ने 1995 में जावा को किसके लिए, इंटरनेट के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था, इंटरनेट के लिए बनाया था, ठीक है। इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है, जावा है, ठीक है। तो ये एप्लेट क्या है, एप्लेट एक छोटा इंटरनेट आधारित प्रोग्राम है जो जावा पर प्रयोग किया गया, जावा पर प्रयोग किया जाने वाला एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो जावा पर प्रयोग किया जाने वाला एक जावा एप्लीकेशन या जावा पर प्रयोग किया जाने वाला एक प्रोग्राम है। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड सदृश्य का मतलब जैसे स्लाइड बनी होती है किसके अंदर, पावर पॉइंट में स्लाइड बनी होती है। आपने देखा होगा नॉर्मली ये यूट्यूब वगैरह जो क्लास चलती हैं उनके अंदर स्लाइड होती है। तो स्लाइड 1 2 3 4 इसमें क्या होता है, ऑटो शो होता है, चला के छोड़ देते हैं और वो चलता रहता है। तो स्लाइड सदृश्य में स्लाइड परिवर्तित होने पर प्रदर्शित होने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, उस प्रभाव को क्या कहते हैं, जब वो मतलब स्लाइड परिवर्तित होती है, चेंज होती है, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन होती है, ठीक है। तो इसका जहाँ कहीं भी स्लाइड ट्रांजिशन आंसर है उसी को ठोक देना। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MS वर्ड 2002 में मौजूद व्यू ऑप्शन की कुल संख्या कितनी है, अच्छा क्वेश्चन भी, लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से करने के लिए आपको पूरा का पूरा MS वर्ड देखना पड़ेगा। देखिए जैसे ही आप MS वर्ड में शुरू में जैसे MS वर्ड जब आप खोल लोगे, शुरू में आपको ओम का दिखेगा, ओम दिखेगा,
होम दिखेगा, होम के बाद इंसर्ट दिखेगा, इंसर्ट लास्ट में आप इधर आओगे तो इधर एक ऑप्शन दिखेगा जिसका व्यू का ऑप्शन होगा, रिव्यू आएगा, व्यू आएगा, ठीक है। जब व्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5 ऑप्शन खुलेंगे। कितने ऑप्शन खुलेंगे भाई? 5 ऑप्शन खुलेंगे। पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया मेरे हिसाब से। कितने ऑप्शन खुलेंगे? कौन कौन से खुलेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो पहला ऑप्शन जो होगा वो प्रिंट लेआउट का होगा, प्रिंट लेआउट होगा, प्रिंट लेआउट निकालना है उसका होगा। उसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग का होगा, फुल स्क्रीन भी आपने फुल स्क्रीन में रीडिंग करनी है जो भी आपने लिखा है उसका होगा, ठीक है। फिर वेब लेआउट का होगा, फिर किसका होगा? वेब लेआउट का। फिर आउटलाइन का होगा और फिर ड्राफ्ट का होगा, फिर किसका होगा? ड्राफ्ट का होगा। तो ये 5 के 5 जो है व्यू के अंदर आपको मिलेंगे, इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चला जाए। DRAM में SRM, DRAM होता है डायनेमिक रैम, ठीक है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो चेंज होती रहती है, स्टैटिक का मतलब जो स्थिर रहती है, ठीक है। तुलना में एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है और पैकिंग घनत्व क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सेस टाइम भी जो होगा, एक्सेस टाइम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, एक्सेस टाइम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक बात याद रखना, डी रैम के अंदर क्या होता है? डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और एक्सेस टाइम भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी रैम जो होती है एक धीमी होती है, डी रैम क्या होती है? धीमी होती है। धीमी कब होगी? जब एक्सेस टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये रैम क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें उच्च और उच्चतम जो होगा ये दोनों राइट आंसर होगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इससे बहुत से फैक्ट जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। निम्नलिखित में से भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर, आप कमेंट कर दें जब तक मैं आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले 1976 में यूएसए ने बनाया। अभी सबसे पहले किसने बनाया? अभी यूएसए ने। कंपनी थी करे रिसर्च, करे रिसर्च, करे रिसर्च के नाम की कंपनी ने करे वन नाम का कंप्यूटर बनाया और ये फर्स्ट पहला सुपर कंप्यूटर कहलाया। कौन सा कंप्यूटर कहलाया भाई? पहला सुपर कंप्यूटर कहलाया। अमेरिका ने एक ब्लू रे जो है सॉरी ब्लू जीन भी जो है एक दिया, ठीक है। आज अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। कौन सा भी? फ्रंटियर है, ठीक है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछे, फास्टेस्ट पूछे तो फास्टेस्ट कौन है? फ्रंटियर है। भारत भी पीछे नहीं रहा, भारत ने भी अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया और पहला सुपर कंप्यूटर बनाया परम 8000, परम 8000 या परम। सी डैक पुणे ने, सी डैक पुणे कंपनी जो थी इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। तो इसका राइट आंसर तो ये हो गया, ठीक है। ये भी पूछ सकता है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रत्यूष है। कौन सा भी? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। परम सिद्धि, परम सिद्धि भी भारत का तेज सुपर कंप्यूटर है। इन दोनों में से दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो परम सिद्धि आंसर होगा, ठीक है भाई, याद रखना। चलिएगा भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको सुपर कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अमेरिका ने करीबन बनाया पहले, भारत ने पहला परम 8000 सी डैक पुणे ने बनाया, ठीक है। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट भी IPv6 कितने बिट फॉर्मेट होती हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। किसी भी इंटरनेट को दिया जाने वाला प्रोटोकॉल जो होता है वो IP कहलाता है। IP जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो IPv4 होता है, एक IPv6 होता है, ठीक है। ये 1970 में आया था, ये 1991 के अंदर आया था, ठीक है। उसके बाद IPv4 होता है, IPv4 जो होता है वो आपका कितने फॉर्मेट का होता है? 32 बिट फॉर्मेट का होता है। और IPv6 जो होता है वो आपका 128 बिट फॉर्मेट का होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। IPv4 को डॉट से अलग करते हैं और IPv6 को सेमी कोलन से अलग करते हैं, इस बात को भी आप याद रखना। इसका राइट आंसर तो आपको मिल गया होगा, 128 का होता है। IPv4 32 बिट फॉर्मेट का होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जाए। जब खालिस्तान बिट को एक इकाई के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो वे एक बिट बनाते हैं, ठीक है। तो बिट मतलब सॉरी बाइट बनाते हैं। तो बाइट पूछा है कितने बिट मिलकर, कितने बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ये मैं आपको पीछे भी करवा चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। 8 बिट मिलकर, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, एक निब्बल बनाते हैं, ठीक है। बिट क्या होता है? 0 और 1 जो होता है वो बिट होता है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो बिट है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा अभी? राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, आप नोट करते चलें साथ के साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? लेकिन पावर पॉइंट को मतलब समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए सिंपल सी बात है, एस्केप का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा इतना मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। वैसे शॉर्टकट जितनी भी की हैं वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से डाल दूंगा। उत्तम अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखिए मैं सारे के सारे सर्च इंजन आपको करवा चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। गूगल, याहू, एलगोल.com, बिंग, बेदू, आस्क, डक डक गो, नेक्स्टस्कोप, ग्रूजी, ये सारे जो हैं आपके सर्च इंजन हैं। ठीक है, एक सर्च इंजन होती है, एक वेब ब्राउजर होते हैं। वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है, यूसी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, मैक्सथोन है, ये आपके जो हैं वेब ब्राउज़र होते हैं। तो देखिए बिंग आपका वेब ब्राउज़र है, आस्क आपका बिंग, आस्क और याहू, ये तीनों के तीनों क्या हैं भी? ये तीनों के तीनों आपके सर्च इंजन है। सफारी जो है, सफारी आपका एक वेब ब्राउज़र है। एप्पल द्वारा, एप्पल कंपनी जो होती है, आईफोन जो बनाती है, उसके द्वारा ये यूज किया जाता है सफारी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सर्च इंजन के बारे में बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सर्च इंजन गूगल है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता भी गूगल। गूगल की खोज कब हुई थी? याद रखना, 4 सितंबर, क्योंकि अभी अभी सितंबर गया है, गूगल डे गया है। 1998 में गूगल की खोज हुई थी। गूगल की खोज जो है कब हुई थी भी? इसी ने। सुंदर पिचई फिलहाल जो है इसके कौन है भी? सीईओ है। खोजकर्ता भी आपको याद रखना गूगल का, लैरी पेज जो है और सर्गी ब्रेन, दो जो हैं गूगल के संस्थापक हैं। ये बात याद रखना। 1998 में 4 सितंबर उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्रोम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, क्रोम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। ठीक है, ये बात भी आप याद, वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र क्रोम है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यावसायिक उपयोग में उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। देखिए पहले कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, पहले तो आप इसका आंसर दे दें, जब तक मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन का फैक्ट बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, पहला कंप्यूटर किसको माना जाता है? तो पहला कंप्यूटर अबेकस को माना जाता है। यह एक अबेकस जो है एक कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिसको ली काई चेन ने बनाया था। एक कंप्यूटर तो नहीं था, लेकिन इसको सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मार्क 1 जो था, मार्क 1, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके बाद एनियक जो है, एनियक, ये जो है ये पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो है वो कौन था भी? एनियक था। क्लियर भी, चलिएगा भी। उसके बाद यूनिवैक जो है, यूनिवैक, ये जो है ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था? कॉमर्शियल कंप्यूटर था। तो ये सारे के सारे आपको आंसर जो है इसका मिल ही गया है। ये सारी की सारी बातें जो है मैंने आपको बता दी हैं। आपको चार्ल्स बेबेज जो था, फादर ऑफ कंप्यूटर जो था, इसने किस कंप्यूटर की खोज की थी? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। तो भाई इसने कोई भी कंप्यूटर नहीं खोजा था, फिर भी ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाया था, फादर ऑफ कंप्यूटर। आप कहोगे फिर सर फिर क्यों कहलाया? क्योंकि इसने कंप्यूटर बनाने वाला जो इंजन था, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन की खोज की थी। भाई इसने किसकी खोज की थी? डिफरेंस इंजन या एनालिटिक इंजन की खोज की थी। ये बात आप याद रखना। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए। पाइथन क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ पाइथन क्या है। पाइथन एक भाषा है। कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए पाइथन के बारे में बता देता हूँ, ये उच्च स्तरीय भाषा है। इसका राइट आंसर तो उच्च स्तरीय भाषा आ गई। बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अच्छी लैंग्वेज क्यों है? पाइथन एक फ्री लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? फ्री लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है, सबसे ज़्यादा यूज होती है। सबसे ज़्यादा यूज क्यों होती है? क्योंकि ये फ्री लैंग्वेज है। सबसे प्रचलित लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा प्रचलित पॉपुलर भी यही लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा भी प्रयोग कौन होती है भी? पाइथन। सबसे सरल लैंग्वेज है, सबसे सरल लैंग्वेज है। सरल, इसकी कोडिंग जो है बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है, नासा के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भी लैंग्वेज कौन भी? पाइथन ही है। ये 4-5 फैक्ट जो है आपको याद रखना है। पाइथन लैंग्वेज की शुरुआत हैशटैग से होती है, ये बात भी आप याद रखना। तो इसका राइट आंसर जो होगा उच्च स्तरीय भाषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए। हेल्प कुंजी खोलने के लिए, देखिए फंक्शनल की के बारे में बता देता हूँ। फंक्शनल की जो होती हैं हमारे पास, फंक्शनल की जो होती हैं वो 12 होती हैं। कितनी होती हैं भी? फंक्शनल कुंजी जो होती हैं वो F1 से लेकर F12 तक कितनी होती हैं? 12 होती हैं। देखिए मैं एक एक की ट्रिक के साथ आपको बता देता हूँ, याद रखना। F1, 1 से याद रखो गन, और गन देखना, 1 से याद रखो गन, और गन देख के क्या याद आई? एल्प याद आई। तो एल्प लेने के लिए 1 का प्रयोग किया जाता है। F2, 2 से याद रखो सू, और सू को क्या करना चाहिए? बदलते रहना चाहिए, मतलब रीनेम करते रहना चाहिए। रीनेम, फाइल द फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का।
F3, 3 से याद रखो फ्री, और फ्री की चीज़ों को अपन क्या करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, तो किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। F4, 4 से याद रखो डोर, और डोर को और किसको भी, विंडो को एक साथ खोलना बंद करना चाहिए, तो विंडो ओपन क्लोज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F4। F5 को याद रखो रिफ्रेश, 5 से याद रखो वाइफ, और वाइफ को हमेशा रिफ्रेश रखा करो अगर घर में अच्छे से शांति रखनी है तो। एक F7 को याद कर लेना, F7 इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग या एरर चेक करने के लिए, F7 का प्रयोग किया जाता है। एक F9 को याद कर लेना, रिमूविंग द सिलेक्टेड पोर्शन को हटाने के लिए जो है किस की का प्रयोग किया जाता है, F9 का प्रयोग किया जाता है। ये सारी की सारी की जो है आपको याद रखनी है, इसका राइट आंसर जो होगा वो F1 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विंडोज़ 98 क्या है, तो भी सभी को पता है विंडो क्या है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो राइट आंसर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा करवाना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, मैं वो आपको इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करवा देता हूँ। देखिए लाइनक्स सबसे प्रचलित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है वो भी प्रचलित है। सोलेरिस जो है वो भी एक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, मेन यही होता है। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड है, फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है, एंड्रॉयड होता है। iOS है, एप्पल में कौन सा होता है भाई, iOS होता है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखने हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो पर्सनल कंप्यूटर का भाग कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए USB, CPU बिल्कुल है, रोम रैम ये भी है, लेकिन USB तो एक सेकेंडरी है, मतलब बाहर से लगाई जाती है। ठीक है, ये जो है बाहर से लगाई जाती है, इसलिए जो है इसको मैं किसके अंदर डालूंगा भाई, सेकेंडरी के अंदर डालूंगा। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आप याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए। कोरल ड्रा, आप सभी को पता होगा कोरल ड्रा के बारे में, जिसमें अपन ग्राफिक्स करते हैं, पैम्पलेट वगैरह बनाते हैं, कुछ भी मतलब जो चीज़ें बनाते हैं, कोरल ड्रा के बारे में पूछ रखे हैं। कोरल ड्रा जो है वो क्या है, ठीक है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपसे पूछा गया है। डेटाबेस नहीं है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल भी डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप उसके अंदर पब्लिशिंग, किसी भी प्रकार की पब्लिशिंग करनी है उस प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई। स्प्रेडशीट नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, बी होगा। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध चार्ट प्रकार में कौन सा नहीं है, तो चार्ट का कौन सा प्रकार नहीं है, इसने ये पूछा गया है। देखिए डेटा पॉइंट, लाइन, रडार, बबल। ठीक है, तो आपको राइट आंसर करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बबल होता है, रडार भी होता है, लाइन भी होता है, लेकिन डेटा पॉइंट कभी भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपको डेटा पॉइंट याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चौथी भाषा के रूप में यूज की गई। देखिए चौथी पीढ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। चौथी पीढ़ी के अंदर, फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, जो है इसके अंदर स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। कैसी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। क्यूरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्यूरी लैंग्वेज का मतलब होता है जैसा सॉफ्टवेयर वैसी भाषा, जैसा सॉफ्टवेयर वैसी भाषा, जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, तो मतलब जैसे सॉफ्टवेयर वैसा भाषा, इसको आम बोलचाल की भाषा भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा। तो इसमें कौन सी भाषा होती है भाई फोर्थ जनरेशन में, एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल होती है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए। प्रोग्रामिंग भाषा जावा को किसने विकसित किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जावा वो भाषा है जो इंटरनेट पर प्रयोग की जाती है। कहाँ पर प्रयोग की जाती है भाई, इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली भाषा है जावा। कौन सी भाषा भी जो इंटरनेट पर प्रयोग की जाती है, वो भाषा कौन सी भी, जावा है। 1995 में जेम्स गोसलिंग ने इस भाषा की खोज की थी। तो जेम्स गोसलिंग जो है इसका राइट आंसर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर भी, चलिए भाई। पॉल एलन के बारे में आप सभी को पता होगा। पॉल एलन और बिल गेट्स, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की खोज की थी, माइक्रोसॉफ्ट की। जाप आर्डसेन के बारे में भी याद रखना, ब्लूटूथ की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई, ब्लूटूथ की खोज जो इसने की थी। ये खोज जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। HTTP
का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है। जब अपन यूआरएल कोई भी यूआरएल लिखते हैं ना, यूआरएल का मतलब जो भी आप लिंक देखते हो उसकी शुरुआत इसी से होती है, http://www. वेबसाइट का नाम .com, ठीक है। तो HTTP तो शुरुआत में यूआरएल की जो शुरुआत होती है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से ही होती है, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। शुरुआत प्रोटोकॉल से ही होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर भी? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन हुई, ईमेल, सिंपल सी बात है, मेल आएगा इसमें, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, भाई सिंपली मेल को ट्रांसफर करेगा तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा, ये इज द राइट आंसर। FTP क्या होता है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन सभी को आप याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन भी। देखिए कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर करता क्या है, मैं आपको सारा बता देता हूँ, सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कंप्यूटर करता क्या है? इनपुट लेता है, इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के लिए क्या निकालता है? आउटपुट निकालता है। जो इनपुट कंप्यूटर लेता है उसको अपन बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा। और डेटा होता है अनसोल्ड ज्योमेट्री, यानी कि 0 और 1 बाइनरी नंबर, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 को जानता है, बाइनरी नंबर को जानता है। इस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट निकालता है, और आउटपुट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनपुट डेटा कहलाता है और आउटपुट क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो जो आपका इनपुट जो होता है, वो डेटा जो लेता है वो बाइनरी नंबर के रूप में लेता है। कंप्यूटर किस रूप में लेता है? 0 और 1 के रूप में लेता है। और कंप्यूटर किसी भी भाषा को नहीं जानता है, केवल 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर या मशीनी भाषा को जानता है, जहाँ पर 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। यानी कि तो कंप्यूटर दो ही बात जानता है, या ऑफ होना या फिर ऑन होना। उसके अलावा जितने भी काम हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो भाई सिंपल सी बात है, जब तक आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो नहीं करोगे, आपके पास परमिशन नहीं है, तो आप इंटरनेट पर कैसे पहुंच जाओगे? तो इंटरनेट पर पहुंचने के लिए आपको IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है भाई। हैकर जो बिना अनुमति के पहुँचता है उसको हैकर कहते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। DV आपको पता ही है, ईमेल आपको पता ही है, 1972 में रे टॉमलिंसन ने खोज की थी एक इलेक्ट्रिकल पत्थर की, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भी। MS वर्ड 2010 में किस टैब में शीर्षलेख, एडर व फुटर होते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको नहीं मिल सकता। मैंने आपको बताया था, इसको करने के लिए आपको MS वर्ड खोल के देखना पड़ेगा। जब आप MS वर्ड खोलोगे तो स्टार्टिंग में आपको होम दिखेगा, होम के बाद आपको इंसर्ट दिखेगा, ठीक है। जब आप इंसर्ट को खोलोगे ना, तो इंसर्ट को खोलने के बाद यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा एडर और नीचे दिखेगा फुटर। एडर और फुटर जो होता है इंसर्ट के अंदर दिखेंगे, ठीक है। जब आप इंसर्ट को खोल लोगे, ठीक है, यहाँ कहीं जहाँ कहीं भी क्या है, अभी आपका इंसर्ट है, इंसर्ट कहीं पर है क्या? इंसर्ट है ही नहीं, हाँ इंसर्ट टैब, तो इसका 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो इंसर्ट टैब जो होगा वो राइट आंसर होगा इंसर्ट को खोलने के लिए। एडर क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट के ऊपर का जो फॉर्मेट होता है, एडर नीचे का जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन? फुटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी में कंप्यूटर के हिसाब से सबसे छोटी यूनिट चयन करनी है भी इसके अंदर, तो सबसे छोटी यूनिट देख लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ, KB, MB, GB, TB, ऐसे करके। एक मिनट रुकना भाई। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है इसके अंदर जब आप देखोगे तो सबसे छोटी यूनिट जो है किलोबाइट मिलेगी आपको। क्या मिलेगी भी? किलोबाइट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक बहुस्तरीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट। देखिए आंसर शीट आप सभी को पता है, एक इनपुट यूनिट डिवाइस है जिसका नाम है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क को पढ़ती है, किसको पढ़ती है? केवल मार्क को पढ़ती है। कोई भी मार्क है, जैसे ये मार्क है, इसको पढ़ेगी OMR, ठीक है। OCR करैक्टर को पढ़ेगी, कोई भी करैक्टर होगा, जैसे कि उत्तम लिखा हुआ है, ठीक है, इस करैक्टर को कौन पढ़ेगी? OCR पढ़ेगी। MICR मैग्नेटिक इंक द्वारा, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजर होता है ये, तो मैग्नेटिक इंक द्वारा लिखे गए करैक्टर को पढ़ती है MICR। जैसे कि चेक, बैंक चेक जो होता है उसका अकाउंट नंबर जो होता है वो किससे चेक किया जाता है? MICR से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो किस फंक्शन कुंजी को प्रदर्शित करती है? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, ये जितनी भी फंक्शनल कुंजी हैं आपको याद करनी पड़ेंगी या फिर प्रैक्टिकल करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सारी की सारी आपकी जो जितनी भी कुंजी हैं की हैं फुल फॉर्म है ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। अभी इसका राइट आंसर डी कर लेना, ठीक है। अभी कंट्रोल प्लस में F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ भाई। ABC भी बहुत अच्छा, भी ABC इंटरनल लॉजिक के लिए, खालिस्तान का और स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दो चीज़ बताया गया है ABC। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये ABC क्या है। ABC एक कंप्यूटर है। मेनली ABC को पहला स्वचालित मतलब खुद सेल्फ चलने वाला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कहते हैं। कैसा कंप्यूटर कहते हैं? इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कहते हैं। पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर तो ENIAC है, लेकिन पहला खुद चलने वाला जो कंप्यूटर है वो ABC है, ठीक है। एटाना सोफ बेरी कंप्यूटर, ये बात याद रखना। तो इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? तो इसके अंदर निर्वात मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, प्लस में कैपेसिटर्स का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। APT का पूर्ण रूप ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल, इस किसके लिए विकसित किया गया था? ये किसके द्वारा जो है ये विकसित किया गया था? तो डगलस टी रोज, जहाँ पर कहीं भी दिख रहा है आपको डगलस टी रोज जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा वो डगलस टी रोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है इसकी फुल फॉर्म है, तो एक इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादा इसके ऊपर समय खराब करने की ज़रूरत है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, भाई देखिए गलत कर देंगे अपन, बी आंसर होगा भाई इसका। क्या आंसर होगा भाई? बी आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरचेंज है ये, आप चेक कर लेना, गलती हो जाएगी जल्दी में। आसान क्वेश्चंस को हम नॉर्मली गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CPU का वह भाग जो लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है, लॉजिकल का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ALU करेगा, तो भाई इसका राइट आंसर ALU होगा। मदरबोर्ड वो होता है जहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो जुड़ी होती हैं, मेन बोर्ड जिसे कहते हैं उसको मदरबोर्ड कहते हैं, याद रखना। रैम एक स्टोरेज डिवाइस है, रजिस्टर भी एक स्टोरेज डिवाइस है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ रैम के बारे में। रैम एक जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। रजिस्टर जो है एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। रजिस्टर को CPU की मेमोरी बोलते हैं, CPU की खुद की मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो भी कौन होती है? रजिस्टर होती है। मदरबोर्ड कौन होता है? मेन बोर्ड होता है, जहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए होते हैं। और इसका राइट आंसर जो होगा वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी, पर मिलान करना भी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के। अब देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन जब एक आप देखोगे बात को तो प्रथम एडवेक तो प्रथम पीढ़ी में आया था, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं वीडियो बना चुका हूँ सारी की सारी, 7 वीडियो मैंने डाल रखी हैं, 7 वीडियो देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको। 1.5 घंटे की वीडियो मिलेंगी, आप मतलब इसी चैनल पर देख सकते हो, इसी में मिल जाएंगे आपको। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है एडवेक आएगा। तो जहाँ कहीं भी ए तो इसमें ही मिल रहा है, आंसर तो इसका मिल गया हमें। इसका आंसर तो क्या होगा भाई? इसका आंसर डी होगा, ठीक है। दूसरी पीढ़ी IBM 7030, तीसरी पीढ़ी में PDP 8 होगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य नहीं है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम का तो काम ऑपरेट करना है, सभी चीज़ों को ऑपरेट करेगा, ठीक है जी। वो मतलब प्रोसेस को भी करेगा, मेमोरी को भी करेगा, फाइल को भी करेगा, लेकिन डेटाबेस को नहीं करेगा। डेटाबेस को मैनेज करना इसका काम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ भाई। अच्छा क्वेश्चन है। MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? यानी कि इंसर्ट मेन्यू में क्या नहीं होता है, ये वही वाली बात होगी भी। ये चीज़ें आपको खोल के देखनी पड़ेगी कि भी कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। देखिए टेबल बिल्कुल होती है भी, इंसर्ट मेन्यू में टेबल होती है भी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लाइन स्पेसिंग, आकृति शेप्स भी होती हैं, एडर भी होता है, फुटर भी होता है। ये लाइन स्पेसिंग नहीं होती भाई। क्यों? लाइन स्पेसिंग कहाँ पर होती है भाई? ये ओम में होती है। जब आप ओम में जाओगे तो लाइन स्पेसिंग वाला ऐसे वाला कॉलम जो होगा वो कहाँ पर मिलेगा भाई? ओम में मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, लाइन स्पेसिंग ओम में होती है और सारी की सारी इंसर्ट में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बात पूछी गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ये वाला सिस्टम अलग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो चार होगा भाई, ठीक है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट से
HTTP अनुरोध स्वीकार करने और HTTP प्रतिक्रिया देता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट को लेता है और देता है। इसको कहते क्या है? तो इसको बोलते हैं भी वेब सर्वर। जो वेब सर्वर का रियल में काम ही ये होता है कि ये HTTP को मतलब जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वापस भेजता है। तो राइट आंसर तो वेब सर्वर हो गया। वेब ब्राउजर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वेब ब्राउजर क्या होता है? जो वेब पेज को खोज कर लाता है। किसको खोज कर लाता है? वेब पेज को खोज कर लाता है, खोजता है, उसको वेब ब्राउजर बोलते हैं। और वेब पेज जो में से जानकारी खोजने वाले को सर्च इंजन बोलते हैं। कैश एक मेमोरी है, नगदी मेमोरी बोलते हैं। कैश कैश जो होती है वो एक इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी है। इंटरनल प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस के दौरान ये यूज़ की जाती है। CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वैध फंक्शन है? कौन सा एक वैध फंक्शन है? मैक्सिमम एक्सेल में नहीं होता, सब्सट्रैक्शन भी नहीं होता, हाईएस्ट भी नहीं होता, मिनट होता भी। मिनट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भी। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वैध फंक्शन है? सेम का सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? वही वाली बात आ गई, इसको मैं बता चुका हूँ आपको। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, Ctrl+Shift+ में एस्केप। नेक्स्ट पर चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको मिलान करना है। मिलान के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो करैक्टर्स को प्रिंट करता है। चैन प्रिंटर जो है वो लाइन को प्रिंट करता है। और लेजर प्रिंटर पेज को प्रिंट करता है। ये मैंने प्रिंट का चैप्टर बहुत अच्छे से करवा रखा है प्रिंटर का। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी ये मिलता हुआ ए फोर्थ का ए, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रखे हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग करके प्रतिदिन निःशुल्क कितने जीमेल भेज सकते हैं? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप ये ना क्वेश्चन देख के आप ये सोचोगे 100 मैसेज भेज सकते हो। भाई आप 100 मैसेज तो ये मतलब सिमों में भेज सकते हो आप, ये गलत है। इसने पूछ रखा कितने ईमेल भेज सकते हैं? आप ही कहोगे जी ईमेल तो कितने ही भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है अभी। मैक्सिमम हम 500 ईमेल आप भेज सकते हो आप। ठीक है, एक एक ईमेल 500 लोगों के पास भेज सकते हो आप। ठीक है, अगर 10 ईमेल भेजोगे तो केवल आप 50 आदमियों तक ही पहुंच पाओगे। ठीक है, टोटल 50 मेल भेज सकते हो आप। अगर आपने पेड कर लिया मतलब खरीद लिया, पेड कर दिया, शुल्क दे दिया, तो आप 2000 मेल भेज सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 2000 भेज सकते हो आप। बस इस बात का आप याद रखना, पेड के बाद भी 2 से ज़्यादा आप मेल नहीं भेज सकते। कहीं आप ये सोचो कि ये तो ओपन है, ओपन सोर्स नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? अच्छा क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। बिंग, गूगल, याहू तीनों है। ओपेरा जो है, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर के बारे में जल्दी जल्दी इसके बारे में लिख देता हूँ। वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला वेब ब्राउजर जो हो मोजैक था। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन था? मोजैक था। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउजर क्रोम है। एप्पल द्वारा यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउजर सफारी है। ठीक है भाई, ओपेरा भी एक वेब ब्राउजर है। यूसी ब्राउजर जो बंद हो गया भाई चाइना का, ये भी वेब ब्राउजर था। फायरफॉक्स भी एक जो है वेब ब्राउजर है। मैक्सथोन भी जो है एक वेब ब्राउजर है। ये सारे वेब ब्राउजर आपको याद रखने हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो ओपेरा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क? भाई सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा नेटवर्क तो वैन होगा। कौन होगा भी? वैन होगा। और या फिर इसमें इंटरनेट तो नहीं दे रखा? हाँ, इंटरनेट दे रखा है अभी, तो इसका राइट आंसर कौन आएगा भी? इंटरनेट आएगा। अगर इंटरनेट ऑप्शन में नहीं होता तो वैन आ जाता, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। कौन सी कुंजी उपयोगकर्ता को कंप्यूटर विंडो या हार्ड डिस्क ड्राइव खोलने की अनुमति देती है या मदद करती है? तो भाई विंडो की के साथ किस की का प्रयोग करेंगे कि क्या खुल जाएगा भाई? विंडो खुल जाएगी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव खुल जाएगी। तो विंडो ई कहीं पर दिख रही है तो इसका प्रयोग करेंगे। ये सारी शॉर्टकट की हैं, ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी या फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, विंडो डी जो है खुली हुई विंडो को छोटा करने के लिए, खुली हुई विंडो को क्या कर देंगे? डी जो है वो छोटा कर देगी। एम जो है सारी की सारी विंडो को क्या कर देगी? छोटा कर देगी, पूरी पूरी विंडो को। ठीक है, ये एक विंडो को छोटा करेगी डी। ठीक है, और विंडो का डेटा अगर आपको खोजना है, फाइंड करना है विंडो का डाटा अगर आपको फाइंड करना तो विंडो एफ का प्रयोग करोगे। चलिएगा नेक्स्ट का देखते हैं। सामान्य कीबोर्ड में फंक्शनल की कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन भी, तो आंसर बिल्कुल
आसान है। फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? 12। एक कीबोर्ड के बारे में बता देता हूँ, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? 101 की होती हैं। कुल कीबोर्ड में कितनी की होती है? 101। अच्छा कीबोर्ड कितनी की का होता है? 104 का। ठीक है, क्यों होती 101 ही है, लेकिन 104 वाले में कई की को रिपीट कर दिया जाता है, जैसे शिफ्ट को 2 दे दिया, इंटर को 2 दे दिया, 2 2 कर देता है। ठीक है, 101 की होती हैं, लेकिन 104 कीबोर्ड के कीबोर्ड को बेस्ट कीबोर्ड बोलते हैं, जिसको क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड। ठीक है, सामान्य कीबोर्ड क्वार्टी कीबोर्ड होता है। आपका कीबोर्ड भी क्वार्टी कीबोर्ड है, ये 104 की का कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते के साथ आंसर आपको इसका मिल जाना चाहिए। तो बाइनरी संख्या जो है दोस्तों 2 जो है बाइनरी नहीं है, क्योंकि बाइनरी होगी तो 1 और 0 होगी, बाइनरी होगी तो 0 और 1 होगी, तो यहाँ पर 2 का कोई लफड़ा ही नहीं होता बाइनरी में। तो राइट आंसर ये होगा। शिफ्ट प्लस में F5 वही वाली बात होगी, ये सारी की सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। F5 जो होती है शिफ्ट के साथ अगर लगाओगे आप, तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, जैसे ये स्लाइड है तो ये स्लाइड अपने आप पलटने लग जाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र आगामी नियुक्तियों व कार्यों की सूची के साथ आज का कैलेंडर दिखाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आज का कैलेंडर दिखाएगा। तो आज का कैलेंडर दो ही आपने देखा होगा, नॉर्मली ऑफिस वगैरह में भी होगा, टू डू भरते हैं अपन, आज क्या किया। ठीक है, आज का कैलेंडर टू डू बार में भरेंगे, इसमें भरेंगे टू डू बार के अंदर भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी MS वर्ड में रीसेट विकल्प का उद्देश्य क्या है? मतलब रीसेट का मतलब क्या है? रीसेट आप कब, मतलब रीसेट जो है आपका मान्य जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर माई कंप्यूटर को अगर आप ओपन करोगे कहीं पर भी आपको इसके अंदर यह विकल्प एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए देता है। यह विकल्प हाल में सभी खोले डॉक्यूमेंट को करता है। यह विकल्प डॉक्यूमेंट खोलने की अनुमति देता है। यह विकल्प माई कंप्यूटर को खोलने की, इसमें कहीं पर माई कंप्यूटर को खोलने की अनुमति नहीं देता। रीसेट करने का यह विकल्प नए डॉक्यूमेंट को खोलने का अनुमति देता है। तो भाई नई डॉक्यूमेंट को खोलने की अनुमति देता है। रीसेट, अगर आप रीसेट कर रहे हो तो नई डॉक्यूमेंट को खोलने की अनुमति देगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? अभी ए होगा। क्या होगा? अभी ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंडो प्लस में ई की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विंडो प्लस में ई की अगर आप दबा दोगे तो उससे क्या होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ चुका है। दोबारा जो है डेस्कटॉप जो है ओपन करना है, सॉरी विंडो प्लस में ई जो है डेस्कटॉप ओपन नहीं होगा, माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर? माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट में माई कंप्यूटर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पिछले वाला 1 मिनट चेक कर लेते हैं। MS वर्ड में रीसेट विकल्प के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना भी, इसको, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क कर लेना। मैं एक मिनट के लिए इसको देख लेता हूँ। सूचीबद्ध फाइलों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश इसकी शायद इसकी समझ में नहीं आ रही है। तो यह विकल्प हाल ही में सभी खोले गए डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी सूचीबद्ध करने के लिए, ये इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, अभी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लघुपद कुंजियों का उपयोग टैब कुंजी की सहायता से अग्रसर होने के लिए किया जाता है? तो वही बड़ी बात है, कंट्रोल प्लस में टैब इसका प्रयोग कर देना, और सारी की सारी जो की है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ भाई मैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब का डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो भाई हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। MS एक्सेल में निरपेक्ष पता बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस करैक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो पता बनाने के लिए डॉलर का प्रयोग किया जाएगा भाई। किसका प्रयोग किया जाएगा? डॉलर का प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई? डॉलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। मैश टैपोलॉजी, देखिए टैपोलॉजी होती है इंटरनेट को, नेटवर्क को कनेक्ट करने की विधि, नेटवर्क कनेक्ट करने की विधि होती है टैपोलॉजी। ठीक है, तो बहुत से नोड्स जुड़े होते हैं। इसके अंदर क्या होती है? मैश में क्या होगा? जैसे एक नोड ये हो गया, 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 ये आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे, सारे के सारे आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे, सारे के सारे आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे। ठीक है, तो तारों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है
तारों की संख्या निकालने का n-1/2। ठीक है, ये मान के चलो अगर आपके पास 4 नोड हैं तो तारों की संख्या कितनी होगी, 4 गुणा में 4 माइनस 1, 3/2, 2 से 2 यानी कि 6 जो होंगे इसके अंदर क्या होंगे भाई, तार होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त सिलिकॉन की चिप। ठीक है, तो सिलिकॉन की चिप कहलाती है माइक्रो प्रोसेसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू अगर चिप को सीपीयू के मतलब सीपीयू ही माइक्रो प्रोसेसर है, यह बात याद रखना। आपके फ़ोन वगैरह जो हैं उनके अंदर जो चिप है वो सीपीयू की तरह काम करती है, उसी को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इंटेल कंपनी ने जो इसकी खोज की थी, और माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद ही आपके माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का जो है विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकतम IBM PCS में CPU डिवाइस ड्राइव, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स और सक्रिय घटकों को एकल बोर्ड में माउंट किया जाता है, उस बोर्ड को क्या कहते हैं। यानी कि सारा का सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस सारी की सारी किसके साथ अटैच होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको मेन बोर्ड कहते हैं। और मेन बोर्ड को क्या कहते हैं, मदर बोर्ड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन होगा अभी, मेन बोर्ड होगा या फिर मदर बोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाहरी संग्रहण डिवाइस का डेटा सर्वश्रेष्ठ इकाई है, मतलब सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ इकाई कौन सी, ये पूछिए। सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट यूनिट जो है वो कौन है, तो बेस्ट यूनिट बाइट है, क्योंकि बाइट से ही मिलकर सभी आगे यूनिटों का निर्माण होता है। ठीक है, बाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित छोटे पिनों के एक सेट के माध्यम से स्याही को स्थानांतरित किया जाता है। देखिए, मैं प्रिंटर वाला टॉपिक जो ना, प्रिंटर वाला टॉपिक आप अच्छे से देख लेना भाई। ठीक है, पूरा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। MS ऑफिस वाला भी आप अच्छे से देख लेना, और एक इंटरनेट वाला चैप्टर जो है वो भी आप अच्छे से देख लेना। मैंने 7 वीडियो डाल रखी हैं। कितनी वीडियो डाल रखी हैं, 7 वीडियो। ठीक है, टाइम मिला तो संडे को मैं मैराथन क्लास लगा दूंगा। आप कमेंट करना अगर आपको कंप्यूटर की मैराथन क्लास चाहिए, तो एक ही क्लास में सारा का सारा कंप्यूटर मैं करवा दूंगा 6 से 7 घंटे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स होगा। क्या होगा अभी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। जावा निम्नलिखित में से किस विधि की स्ट्रिंग यूज की जाती है, तो स्ट्रिंग भी एलो जावा, एस स्ट्रिंग, S2 स्ट्रिंग में न्यू स्ट्रिंग, एलो जावा। ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जाता है भी, इसमें दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता है तो आप देख लेना। ठीक है, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एक आधा ही आता है मुश्किल से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है, बूटिंग का मतलब होता है मेमोरी को लोड करना। ठीक है, कंप्यूटर को तैयार करना चलाने के लिए। ठीक है, 2 प्रकार की बूटिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वार्म बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर चल रहा है और उसको बंद करके दोबारा चलाना। कोल्ड बूटिंग क्या है, कंप्यूटर बंद है और बंद कंप्यूटर को चलाना, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, बूटिंग का मतलब ही क्या होता है, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को चलाना। तो कंप्यूटर जब आप चलेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को लोड करेगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा अभी, ए होगा। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अभी। सी लैंग्वेज 1972 में बनी थी हुई सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज में कौन से स्ट्रिंग्स जो है प्रयोग किए जाते हैं, देखिए इसमें फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, इसका राइट आंसर जो होगा वो बी आएगा। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है अभी डॉट। ठीक है, डॉट, इंटीजर भी प्रयोग किया जाता है, इंट भी किया जाता है, लॉन्ग डबल भी किया जाता है, डबल भी किया जाता है, स्ट्रिंग भी किया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है यूज किए जाते हैं, इसका राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट भी MS एक्सेल कार्य पत्रक में छठी पंक्ति से 7वां स्तंभ में अक्षर लिखे जाते हैं। देखिए, मैं आपको ये अच्छे से बता देता हूँ। MS एक्सेल में ऊपर से नीचे जो आते हैं इनको अपन बोलते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब स्तंभ। लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं इनको अपन बोलते हैं रो। रो का मतलब पंक्ति। बीच में जो बनती हैं इनको बोलते हैं अपन सेल। ठीक है, और जो कॉलम जो होते हैं इनको लिखते हैं ABCDE ऐसे करके। रो बनते हैं उनको बोलते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, तो इसने कहा क्या है, कहा है 7वां स्तंभ, कॉलम है 7वां यानी कि 7वां नंबर पर अक्षर आता है G। ठीक है, और छठी पंक्ति, रो कितनी है, छठी, 6। G6 जहाँ कहीं भी हो वो इसका राइट आंसर होगा, तो G6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रस्तुति को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जा सकता है, तो
पीपीटी को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाएगा भी सभी को पता है, डॉट पीपीटी के रूप में इसको स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? तो भाई जंक का मतलब खराब, खराब का मतलब स्पैम। क्या कहा जाता है? बिना बुलाया मेहमान है जो आपका स्पैम। ठीक है। स्पूप पर ये सारे के साइबर क्राइम है, सारे के सारे साइबर क्राइम है। किसी की पर्सनल जानकारी वगैरह चुराना क्या कहलाता है? भी स्पूफिंग वगैरह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कौन सा वाक्य गलत है? वाक्य गलत बताना इसमें। ठीक है। एक सेल में नंबर हो सकते हैं, एक सेल में टेक्स्ट हो सकते हैं, एक सेल में फॉर्मूले हो सकते हैं, एक सेल में संख्या टेक्स्ट फॉर्मूला का संयोजन नहीं हो सकता है। तो वही हो सकता है ये भी, तो सारे के सारे काम हो सकते हैं। तो इसने पूछा क्या कौन सा गलत है? तो यही गलत है भाई। ठीक है, ये हो सकता है आना चाहिए था इसका, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन थे भी हमारे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पीवी क्या होते हैं, ज़्यादा मैंने इसके अंदर नहीं लिए हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरी क्लास देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डाल रखी है। अगर आप मैराथन क्लास चाहते हो तो आप कमेंट कर दें कि सर मैराथन का क्लास लगा दो, तो संडे को अपन मैराथन क्लास 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की एक मैराथन क्लास लगा देंगे, जिसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है अपन भंडारा कर देंगे। ये सारा का सारा पीडीएफ जो हमारी ये पीडीएफ है, और भी पीडीएफ है, कोई भी पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम उत्तम अकेडमी पर मिल जाएगी। उत्तम अकेडमी ज्वाइन कर लेना, खाली उत्तम अकेडमी ज्वाइन करना, खाली उत्तम अकेडमी ज्वाइन कर लेना, नीले कलर का लोगो मिलेगा, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, जितने भी देखें अगर 2 बंदे भी शेयर करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर 2 बंदों को भी 1 बंदा शेयर करेगा तो भी अच्छा रहेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।